हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले के वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। आज हमारा नेक्स्ट अध्याय है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण जो हुए थे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यूनानी आक्रमण में हम बात करें तो उसमें सिकंदर महान, और जो ईरानी आक्रमण थे तो उसमें दारा प्रथम और साइरस द्वितीय आदि व्यक्ति आक्रमण करने वाले थे भारत पर। तो भारत में विदेशी आक्रमण के बारे में हम चर्चा करते हैं। विदेशी आक्रमण छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी से लेकर के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना। भारत पर विदेशी आक्रमण का प्रथम चरण था। कौन सा? 6 से लेकर के चौथी शताब्दी के बीच जो था, भारत में विदेशी आक्रमण शुरू हुए। जब मगध अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाकर मध्य भारत के राज्यों का विलय कर रहा था, तभी पश्चिम उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। यानी कि जब पीछे हमने देखा था, जैसे मगध जो था महाजनपद, और जो मगध जो था इसमें मगध में बहुत सारे अंग है, बज्जी है, ये राज्य शामिल हो रहे थे। तो उसी समय पश्चिम उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। ये राज्य समृद्ध तो थे परंतु आपस में संघर्षरत थे। ऐसी परिस्थितियां विदेशी आक्रांताओं को आकृष्ट कर रही थी। हमने देखा था पिछली वीडियो में, जैसे काशी और कौशल, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। मगध और कौशल के बीच में झगड़ा चला काशी को लेकर के। काशी को मैं हड़प करूंगा, मैं हड़प करूंगा, ठीक है। तो आपस में इन राज्यों का कोई संबंध नहीं बना, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे इन दोनों में। तो यही कारण इसमें रहा है कि इसमें विदेशियों का प्रभाव देखने को मिलेगा, कि विदेशी लोग भी आकर इसमें हमारा साथ दें। राजनीतिक विश्रृंखला की इस स्थिति को, राजनीतिक विश्रृंखला की इस स्थिति से प्रभावित होकर ईरानियों और यूनानियों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। जब देखा विदेशी लोगों ने कि भारत पर इस तरीके के छोटे छोटे राज्यों में आपसी संघर्ष हो रहे हैं, तो इसका लाभ उठाया जाए। इनमें सबसे पहला जो आक्रमण था वो पारसिया, ईरान के हकमनी राजाओं का था। तो पहला आक्रमण जो किया था वो ईरानियों ने किया था। किसने किया था? ईरानियों ने पहला आक्रमण किया था। ईरानी को हम पारसिक भी बोलते हैं, पारसिक ईरानी थी। और ये हकमनी आक्रमण भी बोलते हैं इसको, हकमनी आक्रमण। हकमनी वंश का संस्थापक जो था वो साइरस द्वितीय व कुरुस था। हकमनी वंश का संस्थापक था साइरस द्वितीय व कुरुस, 558 से लेकर 529 ईसा पूर्व। हकमनी वंश की राजधानी थी पर्सिपोलिस, इनकी राजधानी थी पर्सिपोलिस। भारत पर प्रथम असफल आक्रमण जो किया था वो साइरस द्वितीय ने किया था। तो भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो किया था साइरस द्वितीय ने, लेकिन ये असफल हो गया था। इसीलिए असफल आक्रमण जो था वो साइरस द्वितीय को माना जाता है। भारत पर प्रथम आक्रांता देश था पर्सिया, ईरान। भारत पर प्रथम सफल आक्रमणकारी था डेरियस प्रथम, जिसको हम दारा प्रथम के नाम से जानते हैं। तो असफल आक्रमण साइरस द्वितीय ने किया, सफल आक्रमण डेरियस प्रथम, जिसको हम दारा प्रथम के नाम से जानते हैं, इसने किया। हिंदुओं का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो हमदान अभिलेख में हिंदुओं का उल्लेख किया गया है, हमदान अभिलेख में। साइरस द्वितीय की जो जीवनी है, साइरस द्वितीय की जीवनी साइरोपेडिया का लेखक था, जिसका नाम था जेनोफोन। साइरस द्वितीय की जो जीवनी जो लिखी थी वो लिखी थी जेनोफेन लेखक ने लिखी थी। साइरस द्वितीय ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया। साइरस द्वितीय ने कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं किया। पीछे हमने देखा था, क्योंकि इसका असफल आक्रमण था। ये किसने कहा? निर्यागा तथा मेगस्थनीज ने कहा। ईरानी आक्रमण का विवरण हमें हेरोडोटस और स्ट्रेबो से हमें मिलता है। ईरानी जो आक्रमण है इसकी जानकारी हमें हेरोडोटस और स्ट्रेबो हमें देते हैं। प्लिनी तथा एरियन के ग्रंथों में तथा ईरानी राजाओं के शिलालेखों बहिस्तून तथा नक्श रुस्तम में ईरानी आक्रमण की हमें जानकारी मिलती है। तो एक ये मोटा मोटा ओवरव्यू था कि हकमनी वंश की स्थापना किसने की थी, किसने सफल आक्रमण किया था, किसका असफल आक्रमण था, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम देख लेते हैं कि जो साइरस द्वितीय था जिसने असफल आक्रमण किया था, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। साइरस द्वितीय 558 से लेकर के 529 ईसा पूर्व, साइरस द्वितीय। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस द्वितीय ने पर्सिया, ईरान, फारस में हकमनी साम्राज्य की स्थापना किया।
और पश्चिम एशिया का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में साइरस द्वितीय ने ईरान फारस में हकमनी साम्राज्य की स्थापना की और सबसे शक्तिशाली राजा बन गया। कौन? साइरस द्वितीय। उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत से टकराने लगी। उस समय पश्चिम उत्तर भारत में कोई एक छत्र राज्य नहीं था। ऐसे में उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए अनुकूल स्थिति थी। भारत पर प्रथम असफल आक्रमण करने वाला आक्रांता साइरस द्वितीय ही था। तो इसने ईरान और फारस पर हकमनी साम्राज्य की तो स्थापना तो कर दी, लेकिन भारत पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा, वहाँ पर स्थापना नहीं कर पाया। वे ईरान और भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों हिंदुकुश तथा काबुल घाटी को ही जीतने में सफल रहा, परंतु भारत पर उसका अधिकार नहीं रहा। तो ईरान जो हिंदुकुश पर्वत है और काबुल घाटी तक, यहीं तक रहा इसका क्षेत्र, और आगे भारत को जीतने में असफल रहा साइरस द्वितीय। ईरान से भारत आने के दो मार्ग थे। ईरान से भारत आने के दो मार्ग थे। पहला जो मार्ग था, पहला जेड्रोसिया के विशाल रेगिस्तान से होकर भारत आ सकते थे हम, और दूसरा जो था वो बैक्ट्रिया, सोडियाना तथा काबुल घाटी से होकर सिंधु नदी तक जाता था, तब भी हम भारत आ सकते थे। जैसा कि सिकंदर के जल सेनापति जो थे, सिकंदर का जल सेना नायक जो था, जिसका नाम था निर्याकस, निर्याकस का कहना है कि साइरस ने जेड्रोसियाई मार्ग का अनुसरण किया था, परंतु उसकी सेना रास्ते में ही नष्ट हो गई थी। जो जेड्रोसियाई के रास्ते का अनुसरण किया था, जो विशाल रेगिस्तान से होकर भारत जाते थे, उसका अनुसरण किया था, इसीलिए उसकी सेना रास्ते में ही नष्ट हो गई थी। मेगस्थनीज ने भी इसका समर्थन किया कि हाँ, ये बात सही है। परंतु एक व्यक्ति और है, प्लिनी, जिनका नाम है प्लिनी। प्लिनी के विवरणों से पता चलता है कि जेड्रोसियाई मार्ग से असफल होने के पश्चात उसने काबुल घाटी का मार्ग चुना और कपिशा नगर अफगानिस्तान को ध्वस्त किया है। ये प्लिनी कहते हैं। संभवतः काबुल और सिंधु नदी के बीच स्थित अष्टक और अश्वक नामक जनजातियों ने उसकी अधीनता स्वीकार की थी। तो अष्टक और अश्वक दो जनजातियां थी जो साइरस द्वितीय की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये साइरस द्वितीय के बारे में चर्चा थी, जो प्रथम असफल आक्रमण था। अब हम पढ़ते हैं दारा प्रथम, जिसका भारत पर प्रथम सफल आक्रमण माना जाएगा। किसका? दारा प्रथम का, 522 से लेकर के 486 ईसा पूर्व। भारतीय राज्यों पर अधिकार करने वाला पहला शासक डेरियस या दारा प्रथम था। उसके काल के 3 अभिलेखों से भी हमें पुष्टि मिलती है। 3 अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि भारत पर सफल आक्रमण डेरियस दारा प्रथम ने किया था। तो 3 अभिलेख कौन कौन से हैं, जैसे हम बात करें 3 अभिलेख। पहला अभिलेख जो है बेहिस्तून अभिलेख, दूसरा अभिलेख है पर्सिपोरस अभिलेख। ठीक, पर्सिपोरस अभिलेख, इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। जैसे हम बात करें 522 से लेकर के 518 ईसा पूर्व में दारा प्रथम के, 520 से लेकर के 518 ईसा पूर्व दारा प्रथम के 23 प्रांतों में जो था शतकू और गदर का उल्लेख मिलता है, किंतु भारत का नहीं। बेहिस्तून अभिलेख है, इसमें दारा प्रथम के जो 23 प्रांत थे, 23 स्टेट थे, उस 23 स्टेट में शतकू और गदर का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें भारत का कोई उल्लेख नहीं मिलता है इसमें। और पर्सिपोरस अभिलेख जो 518 से लेकर के 515 ईसा पूर्व, इसमें नक्शे रुस्तम 515 ईसा पूर्व, कौन सा? नक्शे रुस्तम अभिलेख से दारा प्रथम द्वारा भारत के पंजाब एवं सिंध विजय 516 ईसा पूर्व की पुष्टि होती है। तो इस पर्सिपोरस रुस्तम में अभिलेख, इसकी जानकारी हमें मिलती है। शतकू व गदर के साथ हिंदू का उल्लेख उसके एक प्रांत के रूप में हुआ है। शतगु से जो आशय है, शतगु से जो मतलब है वो सिंधु से है, और गदर का जो अर्थ है वो गंधार से है, और हिंदू का अर्थ जो है वो निचली सिंधु घाटी से है। हिंदू साम्राज्य की सबसे पूर्वी सीमा पर था दारा प्रथम। इस भाग को हिंदू 518 ईसा पूर्व में जीता था, इसलिए हम इसको कहते हैं कि भारत पर इसने पहला सफल आक्रमण किया था। तो इसने जो है शतकू और गदर का उल्लेख मिलता है। शतकू का मतलब होता है सप्त सेना प्रदेश, और गदर का मतलब है गांधार। हिंदू का मतलब है निचली सिंधु घाटी सभ्यता। इसको इन्होंने जीता 518 ईसा पूर्व में। ये दारा प्रथम का पहला आक्रमण था।
यूनानी लेखक हेरोडोटस के अनुसार, क्या कहते हैं ये हेरोडोटस, यूनान का लेखक है क्योंकि हम हकमनी साम्राज्य पढ़ रहे हैं। यूनानी लेखक हेरोडोटस के अनुसार भारत जो था हिंदू दारा प्रथम के साम्राज्य के 28 प्रांतों में से 20वां प्रांत था। तो इस हेरोडोटस ये कहता है कि जो भारत पर जो इन्हें आक्रमण किया था, इसने 28 प्रांत पर विजय प्राप्त की थी। 28 प्रांतों पर में जो 20वां प्रांत था वो था भारत। और यहाँ से दारा को उसके संपूर्ण राजस्व का 1/3 भाग यानी कि 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण यानी कि सोने का चूर्ण प्राप्त होता था दारा प्रथम को। हेरोडोटस के अनुसार दारा प्रथम ने अपने नौसेना अध्यक्ष स्काईलैक्स की अध्यक्षता में एक जल बेड़ा सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाने के लिए भेजा। हेरोडोटस के अनुसार दारा प्रथम ने क्या करा, अपना जो नौसेना अध्यक्ष था स्काईलैक्स की अध्यक्षता में एक जल बेड़ा सिंधु नदी का मार्ग का पता लगाने के लिए भेजा कि देखो कि इतना सोना जो निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है। मोहनजोदड़ो में हमने देखा जो सिंधु घाटी नदी थी वहाँ पर सोने का उत्पादन होता था। दारा के उत्तराधिकारियों शयार्स अथवा जरक्सीत, अंतजरक्सीस प्रथम, अंतजरक्सीस द्वितीय तथा दारा तृतीय भारत के उपयुक्त भाग हकमनी साम्राज्य का अंग बने रहे। ये उन लोगों के नाम है जो दारा प्रथम के बाद भारत पर शासन किए। दारा प्रथम के बाद जो था शयार्स जरक्सीत, अंतजरक्सीत, अंतजरक्सीत द्वितीय, दारा तृतीय, इन लोगों ने भारत पर राज किया। हकमनियों का यूनानियों से संघर्ष प्रारंभ हुआ, तब हकमनी राजाओं ने भारतीय सैनिकों को भी युद्ध में प्रयोग किया। हेरोडोटस भारतीय सिपाही की वेशभूषा का वर्णन करता है कि वे सूती वस्त्र धारण करते थे और के कंधों पर तीर धनुष थे। तो जो हकमनी थे, हकमनी ने भी क्या करा, भारतीय सैनिकों को अपने सैनिक में शामिल किया कि युद्ध करो। और हेरोडोटस ये कहता है कि भारतीय सिपाही जो थे वो सूती वस्त्र धारण करके वो कंधों पर तीर धनुष रखते थे। अंतजरक्सीस का राजवेद टेसियस भी भारतीय राजाओं द्वारा सम्राट को भेजे गए उपहारों का उल्लेख करता है। कौन? अंतजरक्सीस। अब देख लेते हैं हकमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था दारा तृतीय, क्योंकि दारा प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो लास्ट कौन था? दारा तृतीय था। हकमनी साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो दारा तृतीय था, जिसे सिकंदर ने अरवेला के युद्ध 331 ईसा पूर्व में पराजित करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। अब भारतीय सीमा जो था यूनानी साम्राज्य से टकराने लगी। तो अब यूनानी का राज चलेगा इसमें। इससे पहले ईरानियों का था, वो अरवेला का युद्ध होता। अरवेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व में होता, जिसमें दारा तृतीय को सिकंदर हरा देता है। तो अब जो है सिकंदर यूनानियों का इसमें परचम लहराएगा। अब देखते हैं हम पारसिक आक्रमण का प्रभाव। पारसिक मतलब वही हो गया आपके ईरानी आक्रमण और हकमनी आक्रमण। ठीक है। भारत और पश्चिम एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। ईरान के माध्यम से यूनानियों को भारतीय महान संपदा के विषय में जानकारी मिली। ईरान के माध्यम से यूनानियों को भारत की महान संपदा के बारे में जानकारी मिली। कहने का मतलब यह है कि जो यूनानी जो लोग थे, सिकंदर महान जो थे, वो भारत का पता नहीं जानते थे। वो भारत का पता जब चला, जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था, तब यूनानियों को भी पता चला इसके बारे में। ठीक है, इसी तरीके से आक्रमण हुआ। स्काईलैक्स जैसा यूनानी भारत की यात्रा पर आया और हेरोडोटस तथा टेसियस जैसे विद्वानों ने भारत के संदर्भ में लेखन किया। हेरोडोटस जो था यूनानी था, ये भारत की यात्रा करने आया था। अशोककालीन घंटाघर के गुंबद ईरानी प्रभाव के द्योतक हैं। अशोककालीन जो था ये घंटाघर की गुंबद वो ईरानी शैली से प्रभावित हैं। भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में ईरानी आर्मेयिक लिपि से प्रभावित खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। जो आर्मेयिक लिपि थी, इस लिपि को देख करके ये भारत में खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। अशोक के मानसेरा और शाहबाजगढ़ी अभिलेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो ये खरोष्टी लिपि का विकास कैसे हुआ? ईरान की आर्मेयिक लिपि से इसका विकास हुआ। और इस खरोष्टी अभिलेख, ये जो अभिलेख हैं वो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में लिखे हुए हैं। भारत में राजाज्ञा के लिए
लिपि और लिखित के लिए निपिष्ट जैसे शब्द प्रचलित हुए थे। तो भारत में राजाज्ञा के लिए लिपि और लिखित के लिए निर्दिष्ट जैसे शब्द प्रचलित हुए। सम्राट के जन्मदिन तथा दंड के रूप में, सम्राट के जन्मदिन तथा दंड के रूप में केश प्रक्षालन की प्रथा का प्रारंभ भारत में ईरानी प्रभाव से शुरू हुआ। तो सम्राट का जन्मदिन हो गया और जो केश प्रक्षालन है इसकी प्रथा का जो प्रारंभ हुआ वो ईरानियों के प्रभाव से ही हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजप्रसाद और अशोक के स्तंभों पर भी फारसी प्रभाव है, परंतु वासुदेव शरण अग्रवाल इससे इनकार करते हैं। चांदी के सिगलोई तथा सोने के डेरिक संज्ञक ईरानी सिक्के भारत में प्रचलित हुए। किसके? चांदी के सिगलोई सिक्के तथा सोने के डेरिक के नाम से जो सिक्के हैं वो ईरानी सिक्के भारत में प्रचलित हुए। तो इससे ये पता चलता है कि हाँ भाई कि ईरान और भारत इन दोनों के बीच में व्यापार का माध्यम रहा होगा। हकमनी शासन की जो छत्र प्रणाली थी वो शकों द्वारा भारत से प्रचलित हुई। तो जो छत्र प्रणाली थी वो शकों द्वारा भारत से प्रचलित हुई। तो ये हमने देखा भारत पर हकमनी साम्राज्य और ईरानी आक्रमण। अब हम इसके बाद देखते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में हम चर्चा करते हैं कि यूनानी आक्रमण जो था वो किसने किया था? सिकंदर महान ने किया था। किसने किया था? सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। यूनानी आक्रमण में कौन था? सिकंदर था। ठीक है। अब इसकी कुछ उपलब्धियां हैं, इसके क्या क्या नाम है सिकंदर के। सिकंदर के नाम की बात करें तो इसके निम्नलिखित नाम है। तो सिकंदर को सिकंदर भी कहते हैं और अलेक्जेंडर तृतीय भी हम इसको कहते हैं, अलेक्जेंडर भी कहते हैं इसको। मैसेडोनियन भी इसके नाम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट इस सिकंदर के, क्योंकि सिकंदर जो था पूरे विश्व को जीतना चाहता था। इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था, जो मेडिसोन पेला का राजा था। और मेडिसोन कहाँ पड़ता आपका? यूनान में पड़ता। 556 ईसा पूर्व की ये बात है। इसकी माता का क्या नाम था? इसकी माता का जो नाम था वो ओलंपियस था। इसकी माता का नाम ओलंपियस था। इसका जो निधन, इसकी मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व के बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? सिकंदर की। अब सिकंदर का एक गुरु था, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। मकदूनिया यूनान का शासक सिकंदर बना। कब? 336 ईसा पूर्व में बना। यूनान का शासक सिकंदर जो शासक बना वो 336 ईसा पूर्व में बना। सिकंदर ने अरवेला के युद्ध में हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था, जिसके कारण भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। सिकंदर ने अरवेला के युद्ध में हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त किया था। यह युद्ध 331 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें दारा तृतीय को हरा दिया था सिकंदर ने। भारत पर जो आक्रमण किया था इसने वो 326 ईसा पूर्व में बसंत। इस समय मगध का शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद उस समय शासक था जिस समय इसने आक्रमण किया था सिकंदर ने। सिकंदर के अभियान का विवरण जो स्रोत है एरियन का एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में इसके विवरण स्रोत की हमें जानकारी मिलती है सिकंदर की। सिकंदर भारत में किस नदी से आगे नहीं बढ़ सका? ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि बारिश इतनी हो गई थी, इसकी नष्ट जो है इस नदी को पार नहीं कर पाई और इसी नदी में इसकी सेना नष्ट हो गई। सिकंदर का जो प्रबल प्रतिरोध किया था वो किसने किया था? पोरुस राजा था, के राजा था। अभिसार, अभिसोरस, क्षुद्रक एवं मालव गणराज्यों ने अशमक राज्य, पुष्करावती, पश्चिम कांधार के अष्टक, इसने इसका विरोध किया था। सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। किसने किया था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। आम्भी जो कहाँ पर पड़ता? तक्षशिला में, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। सोबती राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया। शशिगुप्त हिंदू कुश राज्य था, इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया भारत के सामने। सिकंदर का विरोध करने वाले कुछ जातियां थी, पर्वतीय जातियां थी। उन जातियों का क्या नाम है? अस्पेयन जाति, इनने सिकंदर का विरोध किया। गोरियन जाति, अस्केनिया जाति, कठगढ़ जाति, आगा लसोई जाति, इन जातियों ने सिकंदर के आक्रमण का विरोध किया कि सिकंदर भारत पर नहीं आए। अब यूनानी विवरण में पंजाब से पूर्व की ओर स्थित राज्य। यूनानी विवरण में पंजाब से पूर्व की ओर स्थित राज्य उसकी राजधानी को कहा गया है पर्सिय ओ गंडारिकाई और राजधानी पालीबिरोथा। पालीबिरोथा का मतलब पाटलिपुत्र और उसके विशाल सेना का वर्णन हमें मिलता है यूनानी विवरणों से।
सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने भेजा था? सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए जो न्योता दिया था वो किसने दिया था? तक्षशिला का शासक था आम्बी और हिंदू कुश का शासक था शशिगुप्त। इसने इसको आक्रमण करने का न्योता दिया था, इसी ने इसका समर्पण किया था। यूनानी मुद्राओं की जो नकल है भारत में किस शैली के सिक्के ढाले गए हैं? यूनानी उलूक शैली के सिक्के ढाले गए हैं। सिकंदर द्वारा भारत में स्थापित किए गए नगर कौन से हैं? भारत पर सिकंदर ने कौन कौन से नगर बसाए? उकैया नगर जो विजयनगर में स्थित है, और बहुकेफला अपने प्रिय घोड़े के नाम पर इस नगर की स्थापना की। तो ये एक ओवरव्यू था, मोटी मोटी एक बात थी सिकंदर महान के बारे में। अब हम कुछ और डिटेल से हम देखते हैं सिकंदर महान के बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। जब हकमनी साम्राज्य का ध्वंस यानी कि समाप्त हो गया था, कब? 331 ईसा पूर्व में, जो अरवेला के युद्ध में दारा तृतीय को हराया था सिकंदर ने। सिकंदर का एकाधिकार हो गया था उस समय। सिकंदर ने हकमनी नरेश दारा तृतीय को अरवेला के युद्ध 331 ईसा पूर्व में परास्त कर उसकी जो राजधानी थी पर्सिपोलिस को नष्ट कर दिया था। इस राजधानी को इसने नष्ट कर दिया था, किसने? सिकंदर ने। अब सिकंदर जो है साम्राज्य भारत की सीमा से स्पर्श होने लगी, क्योंकि सिकंदर यूनान का भी शासक था। जब इसने इसको हरा दिया तो ईरान भी इसके साम्राज्य में मिल गया। अब ईरान की सीमा भारत से लगी। वस्तुतः उस समय भी भारत का कुछ भाग हकमनी साम्राज्य का अंग था। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बना। जो हमने पीछे हमने देखा 336 ईसा पूर्व में सिकंदर कहाँ का राजा बना? मैसेडोनिया का राजा बना। मैसेडोनिया तथा यूनान में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात 324 ईसा पूर्व में वे 22 वर्ष को अवस्था में विश्व विजय के अभियान पर निकला। मतलब ये हुआ कहने का कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर मैसेडोनिया का राजा बना, और मैसेडोनिया राजा बना उस समय इसकी उम्र थी 22 साल, और 22 साल की उम्र होने के बाद ये विश्व को जीतने के लिए निकल पड़ता है। कौन? सिकंदर महान। एशिया माइनर और सीरिया, मिस्र, बेबीलोन, बैक्ट्रिया, सोडियाना को विजित करते हुए फारस, ईरान को जीता इसने। तो इसने एशिया हुआ, आपका ईरान हुआ, सीरिया हुआ, मिस्र हुआ, बेबीलोन हुआ, इसको जीतते हुए फारस कहाँ? ईरान पहुंच गया। कौन? सिकंदर महान। जब सिकंदर फारस को विजित किया उस समय भारत के पश्चिम उत्तर भाग में अनेक बड़े बड़े जनपद, राजतंत्र एवं गणतंत्र विद्वान थे। राय चौधरी के अनुसार इस समय पश्चिम उत्तर भारत में 28 स्वतंत्र राज्य थे। किसके अनुसार? राय चौधरी के अनुसार पश्चिम उत्तर भारत में कितने? 28 राज्य थे जो अपने आप में स्वतंत्र थे, उस पर किसी का प्रभाव नहीं था। यानी कि ये ऐसे राज्य थे 28 जो पारस्परिक द्वेष एवं घृणा के कारण किसी भी असंगठित सेना का सामना नहीं कर सकते थे। ये 28 राज्य ऐसे थे स्वतंत्र जो किसी भी आक्रमणकारी का सेना का सामना नहीं कर सकते थे। तो इन 28 राज्यों में जो आक्रमणकारी का संगठित रूप से सामना नहीं कर सकते थे 28 राज्य जो थे राय चौधरी के अनुसार, ऐसे में सिकंदर को भारत पर आक्रमण हेतु अनुकूल माहौल उपलब्ध था। अब इसने मौका देखा कि 28 राज्य अब क्यों ना यहाँ पर आक्रमण किया जाए। इन स्वतंत्र राज्यों में से कुछ प्रमुख राज्यों का सारणी में इनका विवरण दिया गया है, जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिम उत्तर भारत के प्रमुख स्वतंत्र राज्य कौन थे जिन पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, जो बिल्कुल स्वतंत्र थे अपने आप। जैसे हम बात करें, इधर आपका राज्य है, इधर आपकी स्थिति है कि राज्य कहाँ पर है। ठीक, पहला है आपका आस्पेशियन राज्य, ये काबुल नदी के उत्तर में था। कौन सा? आस्पेशियन राज्य, ये काबुल नदी के उत्तर में स्थित था। फिर अगला राज्य अस्केनोस राज्य। अस्केनोस राज्य ये अश्मकों का राज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। ये स्वात नदी के तट पर स्थित था। अस्केन राज्य ये स्वतंत्र था। अगला आपका नीसा राज्य। कौन सा? नीसा राज्य ये गणराज्य काबुल और सिंधु नदी के बीच स्थित था। कौन सा? नीसा राज्य। अगला आपका तक्षशिला राज्य, ये सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था। यहाँ का राजा था आम्बी था। इस आम्बी ने भी भारत पर सिकंदर को न्योता दिया था आक्रमण करने के लिए। अगला जो है राज्य वो है अभिसार राज्य। अभिसार राज्य ये तक्षशिला के उत्तर का पहाड़ी राज्य था। कौन? तक्षशिला राज्य। इसके बाद है पुरु राज्य, ये एक स्वतंत्र राज्य था जो झेलम व चिनाब नदी के बीच स्थित था। यहाँ का राजा कौन था? पोरस था, जो आगे लड़ाई भी होती है। अगला आपका क्षुद्रक।
कौन? क्षुद्रक। ये गणराज्य ब्यास तट पर बसा हुआ गणराज्य था। क्षुद्रक राज्य कहाँ पर बसा हुआ था? ब्यास तट पर बसा हुआ था। अगला जो राज्य है वो है मालव। मालव राज्य, ये गणराज्य रावी नदी के तट पर स्थित था। अगला राज्य पाटल राज्य, यह राज्य स्वतंत्र था जो सिंधु नदी के डेल्टा पर बसा हुआ था। पाटल राज्य। अगला जो राज्य है सोबती राज्य। सोभूति राज्य, सोभूति राज्य, ये झेलम नदी का तटवर्ती राज्य था। झेलम नदी का तटवर्ती राज्य था सोबती राज्य। अगला जो राज्य है पुष्कलावती राज्य। कौन सा? पुष्कलावती राज्य, ये पश्चिम गंधार में स्थित था। पुष्कलावती राज्य कहाँ पर स्थित था? ये पश्चिम गंधार में स्थित था राज्य ये। अगला जो राज्य है गांधारिस राज्य, ये चिनाब एवं रावी नदी के मध्य स्थित स्वतंत्र राज्य था। ये कौन? गांधारिस राज्य। तो ये हमने कुछ राज्य देखे जो सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिम उत्तर भारत के प्रमुख स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। अब हम देखते हैं सिकंदर बल्ख यानी कि बैक्टीरिया से भारतीय विजय के लिए प्रस्थान किया इसने। निकेया में उसने तक्षशिला के राजा आम्बी का दूतमंडल मिला था। कहाँ पर? निकेया में उसने तक्षशिला का जो राजा था आम्बी, वहाँ का इसका दूतमंडल मिला था, जो उसे भारतीय आक्रमण में पूर्ण सहायता के लिए आश्वस्त किया था। यानी कि इसी ने निमंत्रण भेजा था कि भारत पर आक्रमण करो, और इसी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इसकी पूरी पूरी सहायता की थी इस आम्बी राजा ने। ये एक ऐतिहासिक काल का देश के प्रति विश्वासघात का पहला उदाहरण था। ये पहला उदाहरण था कि यहाँ पर विदेशी आक्रमण इसने किया। अब इस तरीके से धीरे धीरे भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहेंगे। सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित किया। सेना नायक हेफेस्टियन तथा पोर्डियस के नेतृत्व में एक भाग को काबुल नदी के किनारे से लेकर के खैबर दर्रा होते हुए सिंधु तक भेजा इसने। इस सैन्य दल से पुष्कलावती के शासक अष्टक को मारकर सिंधु नदी तट तक नियंत्रण स्थापित कर लिया उसने। कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि सिकंदर की जो सेना थी, सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। ठीक, दो भागों में बांटने के बाद पहली जो सेना का जो सेना नायक था वो था हेफेस्टियन और पोर्डिस। ठीक है, इसने एक भाग पर कब्जा किया। कहाँ पर किया? काबुल नदी के किनारे से खैबर दर्रा होते हुए सिंधु नदी तक भेजा। इसने क्या करा? पुष्कलावती शासक जो था अष्टक को मारकर और सिंधु नदी के क्षेत्र तक अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया पहली सेना ने। अब दूसरे भाग की हम यदि बात करें, दूसरा भाग जो था इसका, दूसरा भाग जो बचा था, दूसरा भाग का जो नेतृत्व किया था वो स्वयं सिकंदर कर रहा था। वे कपिशा तथा तक्षशिला के बीच बसी हुई अनेक स्वाधीन जातियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा। सिकंदर खुद बढ़ा दूसरे भाग पर, और ये कहाँ पर? कपिशा होते हुए तक्षशिला के बीच जितनी भी जातियाँ थीं उनसे लड़ा और आगे बढ़ा। और सर्वप्रथम अस्पेशियनों से उसका युद्ध कुनार घाटी में हुआ। सबसे पहले जो इसका युद्ध हुआ था अस्पेशियन, जो काबुल नदी के उत्तर में स्थित था, वहाँ हुआ था इसका, और वे इससे पराजित हुए। कौन? अस्पेशियन। नीसा जाति ने यह कहते हुए सिकंदर की अधीनता स्वीकार की थी कि वे यूनानियों के वंशज हैं। जो नीसा जाति थी, इन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार इसलिए की थी कि सिकंदर जो है वो यूनानियों का वंशज है, इसलिए इसकी अधीनता स्वीकार की थी। सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया कि वे यूनानियों के वंशज हैं। ठीक, सिकंदर का अश्मजकों से युद्ध हुआ जिनकी राजधानी क्या थी? मशक थी। तो सिकंदरों का युद्ध फिर किससे हुआ? अश्वकों से हुआ, जिसकी राजधानी क्या थी? मशक थी। अश्वकों से उसका युद्ध हुआ, और मशक जो था ये स्वात नदी के तट पर स्थित था। कहाँ पर स्थित था? ये स्वात नदी के तट पर स्थित था। फिर है अश्वकायन जाति का भी अपने राज्य की रक्षा में यूनानियों से भयंकर युद्ध हुआ। यह पुरुषों की मृत्यु के बाद सेना का नेतृत्व जो था वो रानी क्यूफिस ने किया था, और स्त्रियों ने युद्ध किया था। कौन सा? अश्वकायन जाति से युद्ध हुआ। यहाँ पुरुषों की मृत्यु हो गई थी, उसकी मृत्यु का उसका जो नेतृत्व था वो लेडीज़ों ने संभाला था, स्त्रियों ने। सिकंदर ने इस नगर की सभी स्त्रियों को मार डाला था। सभी स्त्रियों को मार डाला था सिकंदर ने। प्लूटो, टोर्क और थियोडोरस ने सिकंदर द्वारा की गई स्त्रियों की हत्या की निंदा की है। पुष्कलावती में सिकंदर का सेना के पहले भाग से मिलन हुआ। पुष्कलावती इसके साम्राज्य में मिल जाता है, और इसका पहले भाग से मिलन हुआ। जो इसका पहले भाग जो था, जो इसने हेफेस्टियन और पोर्डियस जो इसका सेना नायक थे, उन्होंने काबुल और खैबर दर्रे से होते हुए उसको जीता था। उस पहले भाग से इसका मिलन हो जाता है सिकंदर का।
सिकंदर ने सिंधु नदी के पश्चिम सिकंदर ने सिंधु नदी के पश्चिम भाग का प्रमुख निकोनोर को नियुक्त किया तथा पुष्कलावती में फिलिप्स के नेतृत्व में एक सैन्य दल रखकर ओहिंद के समीप सिंधु नदी को पार करके 326 ईसा पूर्व में भारतीय भूमि पर प्रवेश किया। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से इसने भारत पर एंट्री की। दो सेना को भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग पर हेफेस्टियस और पोर्डियस नाम के दो व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु नदी को पे अपना अधिकार कर लिया, और दूसरे भाग पर सिकंदर जो था खुद आक्रमण करने के लिए पहुंचा सिकंदर। और इसी तरीके से वे 326 ईसा पूर्व में जो है भारत की भूमि पर प्रवेश कर जाता है सिकंदर। सिंधु और झेलम के बीच आम्बी का शासन था। सिंधु और झेलम नदी के बीच किसका? आम्बी का शासन था। ये वही शासक था जिसने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया था, जो पहले से ही सिकंदर के साथ मिला हुआ था। ठीक है। सिकंदर ने झेलम और चिनाब नदी के बीच पूर्व राज्य पर शासन करने वाले पोरस के पास आत्मसमर्पण का संदेश भेजा। तो सिकंदर ने क्या करा, जो पोरस जो राज्य था सिकंदर और चिनाब नदी के बीच, इनने कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दें मेरे सामने। पोरस भी महान शासक था। पोरस ने यह कहा कि यूनानी विजेता का दर्शन युद्ध भूमि में ही करेगा, कि जो यूनानी तुम आए हो इसका दर्शन में युद्ध भूमि में ही करेंगे, कि आप हमसे युद्ध ही कर लो। अंततः सिकंदर और पोरस के बीच झेलम का युद्ध होता है, जिसे हम वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। इसे हम हाई डेस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें जो थी सिकंदर की विजय हुई और पोरस की हार हो जाती है। पोरस की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? बरसात के कारण दलदल भूमि पर पोरस के सैनिक अपने विशाल धनुष न टिका सके। जब इस समय युद्ध हुआ तो इतनी बारिश पड़ गई कि जमीन एकदम दलदल बन गई, और उसके जो सैनिक थे वो धनुष नहीं टिका पाए जिससे कि वो लड़ सकें। और सिकंदर जो थे उसके पास घोड़े थे बहुत सारे, जो बिल्कुल हाथी थे, घोड़े थे, और जो आराम से चल सकें कि बरसातों में मिट्टी होगी, चलो ठीक है। सिकंदर के तीव्रगामी घोड़ों के सामने पोरस के हाथी न टिक सके, ठीक है नहीं। घोड़ा तेज भागता ना, घोड़े के सामने उसके हाथी नहीं टिक सके सिकंदर के। फिर पोरस युद्ध भूमि से अपने हाथी से लौट रहा था। पोरस जो है युद्ध भूमि से अपने हाथी जो थे, जो उसके घोड़ों के सामने नहीं टिक पाए, बरसात जो हो गई थी, तो पोरस जो है हाथी से लौट रहा था। तभी सिकंदर ने आम्बी को उसके आत्मसमर्पण करने को कहा। तो सिकंदर ने जो आम्बी का जो राजा था आम्बी, उससे कहा कि ये हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दे। तो पोरस ने देशद्रोही आम्बी पर भाला से प्रहार कर दिया कि तू देशद्रोही है, तूने ही इसे भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था। अगर तू इसे नहीं भेजता तो भारत पर क्यों आता आक्रमण करने? तो पोरस ने गुस्से पर आकर भाला फेंककर आम्बी पर प्रहार कर दिया। ये दृश्य एक सिक्के पर मिला हुआ, ये भाला फेंकते हुए दृश्य एक सिक्के पर है, जिसमें हाथी पर पोरस है और घोड़े पर आम्बी सवार अंकित है, जो भाला फेंक रहा है। पुनश्च सिकंदर ने पोरस के मित्र मेरुस को उसके पास समर्पण करने के लिए भेजा। तो सिकंदर ने क्या करा, जो पोरस का जो मित्र था मेरुस, तो उसने पोरस के पास भेजा कि आत्मसमर्पण कर दो। तो मेरुस से मंत्रणा के बाद, जब मेरुस से उसकी पोरस की बात हो गई, तो फिर उसके बाद जो था पोरस सिकंदर के समक्ष उपस्थित हुआ। उसी समय सिकंदर ने पोरस से पूछा था, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? सिकंदर ने पूछा कि तुम हार गए, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? तभी पोरस ने कहा था, एक विजेता राजा पराजित राजा से जैसा व्यवहार करता है, यानी कि एक राजा जब हार जाता है तो जैसा व्यवहार करता है इस तरीके का व्यवहार करो, ये पोरस ने कहा। सिकंदर जो है इस बात से बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ। सिकंदर पोरस से प्रभावित होकर उसका जो राज्य है उसे लौटा देता है। सिकंदर चिनाब नदी को पार करके अपने राज्य को पराजित करते हुए ब्यास नदी के तट पर पहुंच जाता है। तो चिनाब नदी को पार कर लेता है, अब ब्यास नदी में पहुंच जाता है। फिर ब्यास नदी के पूर्व जाने से उसकी सैनिकों ने मना कर दिया कि ब्यास नदी जब आई तो उसके सैनिकों ने मना कर दिया कि अब इस नदी को नहीं पार करेंगे। अब इसका क्या कारण हो सकता है? ये कारण हो सकता है कि बहुत टाइम से अपने घर से बाहर थे इसलिए जाना चाहते होंगे, या फिर इस तरीके से हो सकता है कि आगे कुछ खतरनाक राज्य हैं जो हम इसका सामना नहीं कर पड़ सकते, ये कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आइए हम देखते हैं क्या है इसके बारे में लिखा हुआ। ब्यास के आगे जो था वो नंदों का राज्य था, जो बहुत शक्तिशाली राज्य था, जो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, और ये बहुत शक्तिशाली राज्य था। फलतः सिकंदर को ब्यास तट से ही वापस लौटना पड़ा। सिंधु नदी घाटी होते हुए पाटन में सिंधु
को पार किया। इस बीच सिकंदर का निम्नलिखित राज्यों जातियों से उसका सामना हुआ। जब ब्यास नदी से वापस लौटा तो सिकंदर का निम्नलिखित जातियों से उसका सामना हुआ। पहली जो थी जाति थी, रावी नदी के तट पर रहने वाले आदिश लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर के सामने। पहली जाति, ठीक है। अगली जाति जो थी कठगढ़ जाति के लोगों का कठगढ़ राज्य था जिसकी राजधानी संगल थी। इन लोगों ने सिकंदर का कड़ा प्रतिरोध किया। अपने राजधानी के चारों ओर रथों को घेरा बनाकर सिकंदर से युद्ध किया, परंतु पराजित हुए और उनकी सामूहिक हत्या की गई। किसकी? कठगढ़ जाति की सामूहिक हत्या कर दी गई सिकंदर ने। लौटते समय सिकंदर का संगठित प्रतिरोध मालव और क्षुद्रकों ने किया था। इन लोगों ने सिकंदर को घायल कर दिया था, परंतु अंततः पराजित हुए ये लोग भी। उनके सभी नर नारी तथा बच्चों को मौत के घाट उतार दिया था सिकंदर ने, मालव और क्षुद्रक में। किस तरह से देखते हैं कि लौटते समय भी सिकंदर ने बहुत अत्याचार कर दिया। ब्यास तथा चेनाब नदी के संगम पर शिवी और आगलस जाति रहती थी। शिवी लोगों ने तो आत्मसमर्पण कर दिया था, परंतु आगलस जाति ने सिकंदर का सामना अपने स्त्री और बच्चों को आग में झोंककर किया और मारे गए। ये भी मारे गए। अब सिकंदर का जो निचली सिंधु घाटी में सिकंदर आगे बढ़ा। सिकंदर का निचली सिंधु घाटी में ब्राह्मण राज्यों से इसका सामना हुआ सिकंदर का। ब्राह्मणों ने सिकंदर का सबसे प्रबल प्रतिरोध किया था। ब्राह्मणों ने विदेशियों का विरोध करना जनता का धर्म बताया, और परंतु अंततः ब्राह्मण भी पराजित हुए। मतलब जिस लोगों ने विरोध किया लास्ट में वे पराजित हुए। अब सिकंदर के आक्रमण का जो प्रभाव है क्या रहा भारत पर, इसके बारे में देख लेते हैं। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। यूनानी आक्रमण के प्रभाव के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। डॉक्टर बी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि भारत अपरिवर्तित रहा है, यानी कि भारत पर समय समय पर अलग अलग लोगों ने शासन किया, अपरिवर्तित रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है कि सिकंदर के भारतीय अभियान ने साहित्य हो, जीवन हो, शासन हो, किसी भी कोई स्थायी पर अपनी प्रभाव नहीं छोड़ा है। डॉक्टर मुखर्जी ने लिखा है कि सिकंदर के जो भारतीय अभियान ने साहित्य, जीवन तथा शासन किसी भी कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ा है। इसके विपरीत डॉक्टर मजूमदार तथा डॉक्टर R.S. त्रिपाठी एवं डॉक्टर राय चौधरी आदि इतिहासकारों का मत है कि सिकंदर के आक्रमण का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो ये लोग भी ये कहते हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किए, इससे व्यापक प्रभाव पड़ा है। वस्तुतः सत्य इन दोनों पर परस्पर विरोध धारणाओं के मध्य में है। इनके किंचित प्रभाव को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। पहला है राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव में क्या है? राजनीतिक प्रभाव विशेषकर पश्चिम उत्तर क्षेत्र में राजनीतिक एकीकरण की परंपरा की शुरुआत हुई। सिकंदर के आक्रमण के पहले इस क्षेत्र में 28 स्वतंत्र राज्य थे जिन्हें एकीकृत करके अनिम्न राज्य बनाए गए थे। जब सिकंदर ने आक्रमण नहीं किया था उससे पहले 28 राज्य जो थे स्वतंत्र थे। सिकंदर आक्रमण कर गए, फिर इनको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और क्या था? सिंधु से झेलम के बीच क्षेत्र का शासक जो था वो आम्बी को बनाया गया था। सिंधु से लेकर के झेलम का जो शासक था वो आम्बी को बनाया था, क्योंकि इस आम्बी ने ही भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया था? आम्बी ने दिया था। झेलम से ब्यास नदी पंजाब क्षेत्र तक का शासक जो था पोरस को सिकंदर ने बनाया था। तो झेलम से ब्यास नदी तक के क्षेत्र का शासक पोरस को किसने बना दिया? सिकंदर ने बना दिया कि चलो ये क्षेत्र इनसे जीते, इन्हीं को वापस कर दो। निचली सिंधु घाटी में पिथोन को छत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। जो निचली सिंधु घाटी था उसमें पिथोन को नियुक्त कर दिया गया। आर्थिक प्रभाव क्या थे? आर्थिक प्रभाव, सिकंदर के आक्रमण ने आर्थिक दृष्टि से भी भारत को प्रभावित किया। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार सिकंदर के आक्रमण ने पूर्व और पश्चिम के मध्य दीवार गिरा दी तथा आवागमन के 4 रास्ते निकले, 3 स्थल मार्ग तथा चौथा समुद्र मार्ग। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से
सिकंदर के आक्रमण से जल एवं स्थल मार्गों की जानकारी हुई। किसकी? जल एवं स्थल मार्गों की जानकारी हुई। भारत का पश्चिम देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। भारत में यूनानी सिक्के, यूनानी उलोक शैली और चांदी के दरमक का प्रचार हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव से दो मुख्य पक्ष थे। प्रथम, इस आक्रमण में निश्चित क्रमगत इतिहास लिखने वाले। अब हम इसमें और देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एक ये दिया गया, जैसे सिकंदर, अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो किस तरीके से पूछा जाएगा, जैसे परीक्षा की दृष्टि से। तो पीछे हमने ये सब पढ़ रखा है, जैसे हम बताएं इसमें। सिकंदर कहाँ से भारत अभियान के लिए चला था? कहाँ से चला था? बल्क बैक्टीरिया से। किन गणजाति ने सिकंदर को भारत से लौटते समय घायल कर दिया था? तो कठ गणजाति ने कर दिया था। बाद में इसे सिकंदर ने इसे पराजित भी किया। सिकंदर भारत पर आक्रमण करते हुए सिंधु नदी को कहाँ पार किया था? ओहिंद क्षेत्र में किया था। किस जनजाति ने अपने बीवी बच्चों को आग में झोंककर सिकंदर से युद्ध किया था? किसने किया था? आगरा से नहीं किया था। कि सिकंदर आ रहा था, अपने बीवी बच्चों को आग में डाल दिया और खुद युद्ध करने लड़ पड़े। स्काई लैक्स किसका नौसेना अध्यक्ष था? तो किसका था? ये दारा प्रथम का था। सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े की याद में बेंद्रिकेफला नामक नगर कहाँ स्थापित किया था? झेलम नदी के तट पर स्थापित किया था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। सिकंदर का जो आक्रमण था वो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। फलतः इतिहासकार को इस तिथि के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में सहायता मिली। तो 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया। जो इतिहासकार थे इन्होंने इसकी सहायता भी कि सिकंदर ने भारत पर जो विदेशी था इसने आक्रमण किया था। दूसरा जो था, सिकंदर के साथ जो अनेक विद्वान आए थे, सिकंदर के साथ जो अनेक विद्वान और लेखक आए थे, इन लेखकों ने तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। जो लेखक आए थे साथ में, दोनों ही देश एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति से प्रभावित हुए। इस संस्कृति प्रभाव के मुख्य पक्ष निम्नलिखित थे, जैसे कि कला के क्षेत्र में गंधार शैली का उदय हुआ। ये शैली भारतीय और यूनानी कला का मिश्रित रूप थी। ये शैली जो थी भारतीय और यूनानी कला की मिश्रित रूप थी, क्योंकि यूनानी की आर्मेयिक लिपि से ही खरोष्टी लिपि का विकास हुआ है। ये हमने देखा था। आक्रमण का प्रभाव जो था भारतीय मुद्रा प्रणाली पर व्यापक पड़ा। भारतीय दिनार नामक मुद्रा पूर्णतः यूनानी मुद्रा द्रम पर ही आधारित थी। जो यूनान की मुद्रा थी द्रम, उसी पर भारत की मुद्रा दिनार आधारित थी। यूनानी प्रभाव से प्रभावित भारतीय मुद्राएं अब अधिक सुंदर और सुवर्ण बनने लगी। तो यूनान के प्रभाव से ही भारत में जो मुद्रा हैं अधिक सुंदर और अच्छी, सुडौल और विकसित मुद्राएं बनने लगी। दर्शन के क्षेत्र में यूनानी दर्शन ने भारतीय दर्शन को प्रभावित किया। उसी प्रकार यूनानी शासकों पर भी भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ा। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस की आत्मा और पुनर्जन्म विषयक सिद्धांत भारतीय विचारधारा से प्रभावित थे। विज्ञान के क्षेत्र में यूनान की ज्योतिष विद्या का भारतीय ज्योतिष पर भी प्रभाव पड़ा है। एन घोष ने लिखा है कि महान सभ्यताओं के संपर्क का परिणाम उसके पारस्परिक विचार विनिमय का माध्यम बना, जो दर्शन, विज्ञान तथा ज्योतिष के क्षेत्र में विशेष ज्योतिष में परिलक्षित होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है इनका। अगला देखते हैं। गार्गी संहिता में लिखा हुआ है कि यदि यवन बर्बर है, तथापि ज्योतिष के मूल निर्माता होने के कारण वे देवी देवताओं की भांति स्तुत्य हैं। इस प्रकार सिकंदर के आक्रमण ने तत्कालीन भारतीय समाज और राजनीति के विभिन्न पक्षों को प्रभावित किया। किंतु इस प्रसंग में हमें ये न भूलना चाहिए कि सिकंदर के आक्रमण के ये प्रभाव सीमित और अस्थायी थे, व्यापक और स्थायी नहीं थे। तो ये सिकंदर के बारे में चर्चा थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता सिकंदर का। पहले हमने देखा कि हकमनी का आक्रमण, जिसमें थे आपके ईरानी आक्रमण थे। ईरान के बाद फिर यूनान आक्रमण करते हैं, जिसमें सिकंदर आक्रमण करता 331 ईसा पूर्व में। अरबेला के युद्ध में इनको हरा करके यूनान का वर्चस्व लहराएगा। ये चैप्टर समाप्त हुआ था पूरा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। चलिए, थैंक्स।